नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी वॉर्स पे। आज हम स्टोरी नंबर 5 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज की जो स्टोरी है जो आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया है और बहुत ही जो फेमस स्टोरी है, जो हमारी अगर हम बॉलीवुड की बात करते हैं, जहाँ अगर हम पीछे कितनी भी अगर हिस्ट्री की डेथ्स अगर देखते हैं तो जो मिस्टीरियस डेथ्स हैं उनमें से गुलशन कुमार जी की जो डेथ है, जो मौत है, वो उसमें ज़रूर शामिल होती है। आज जो है हमने उनकी डेथ के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। उनकी जो कहानी है वो सुननी है, किस तरह जो उनकी मौत है वो हुई, कौन सब लोग जो थे वो उनकी मौत में शामिल थे और किस तरह की जो प्लानिंग है वो की गई उनको मारने के लिए, और क्या रीज़न थे और किन लोगों का हाथ था इसमें उनकी मौत के पीछे। सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। गुलशन कुमार की जो डेथ थी वो मुंबई में हुई थी और उनकी मौत के बाद उनको दिल्ली लाया गया। दिल्ली के एयरपोर्ट पे उनको लाया गया और दिल्ली एयरपोर्ट लाने के बाद वहाँ पर जो है काफ़ी, अगर हम बात करें फेमस जो सिंगर थे, जैसे कुमार सानू जी थे, अनुराधा पौडवाल जी थी और काफ़ी बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां वहाँ पर जो थी मौजूद थी। उनकी जो डेथ थी उसको सुनने के बाद सब जो थे वो शॉक हो गए थे, हैरान हो गए थे कि ये डेथ जो है किस तरह से हो गई है। उनका जो मर्डर हुआ, जो डेथ हुई वो सुबह के टाइम उनको डेथ हुई थी, गोली उनको मारी गई थी और शाम को जो है उनकी बॉडी को, शरीर को जो है वो दिल्ली लाया गया और दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया गया। अब जो गुलशन कुमार की अगर हम बात करें तो वो क्यों इतने फेमस थे, क्यों जो है लोग उनको इतना मानते हैं, क्योंकि चैरिटी वगैरह वो काफ़ी करते थे। अगर आप जम्मू श्री माता वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ उनके नाम का जो है वो लंगर वो भी लगता है। 3 टाइम का खाना वगैरह वो देते हैं, पूरा 365 दिन सेवा वो बहुत करते हैं और भी काफ़ी चैरिटीज़ वगैरह जो वो करते हैं। लेकिन जिस काम के लिए वो जाने जाते थे नए लोगों को मौका देने के लिए, चाहे वो कोई नया सिंगर हो या कोई नया म्यूज़िक डायरेक्टर हो, तो उन लोगों को वो चांस देते थे। और चांस देने के बाद जब वो हिट हो जाते थे, कुछ हिट हो जाते थे, कुछ नहीं होते थे, जिनमें काबिलियत होती थी वो हिट हो जाते थे और हिट होने के बाद वो उनको छोड़ देते थे कि आप अपना कैरियर जो है उसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। तो इस तरह का उनका नेचर था कि नए लोगों को एक अच्छे मुकाम पर वो पहुंचाते थे और ये नहीं कि उनके साथ फिर वो रहते थे पूरी लाइफ भर उनसे फ़ायदा लेने के लिए। ये उनका एक नेचर था जिसकी वजह से उनको बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा जो है वो माना जाता है। नोएडा में उन्होंने 2 जो है वो फिल्म स्टूडियो बनाए थे सबसे पहले। जो लाइफ उनकी जब स्टार्ट हुई थी, जब इस करियर में वो आए, किस तरह से आए, वो भी उनकी थोड़ी सी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा देखेंगे, फ्लैशबैक में जाएंगे, देखेंगे किस तरह से जो है वो इस इंडस्ट्री में आए। तो नोएडा में उन्होंने सबसे पहले 2 स्टूडियोज़ जो हैं वो बनाए और टी सीरीज़ जो है उसका नाम टी सीरीज़ सुपर कैसेट्स के नाम से ये 2 स्टूडियोज़ जो हैं उन्होंने बनाए। लेकिन अगर हम अभी प्रेजेंट बात करें तो करीबन 45 या 46 के करीब अभी पूरा इंडिया, थ्रू आउट इंडिया में टी सीरीज़ सुपर कैसेट्स के जो ऑफिस हैं वो हैं। लेकिन सबसे पहले जो ऑफिस उन्होंने बनाया, जो स्टूडियो उन्होंने बनाया, वो 2 बनाए थे नोएडा में। एक जगह है वहाँ पर अभी काफ़ी ऑफिस, बड़े बड़े जो ऑफिस हैं, आज तक का ऑफिस भी वहाँ पर है। तो पहले वहाँ जंगल होता था, उस जंगल में उन्होंने उसको जगह ली वहाँ पर और 2 जो स्टूडियोज़ है वो वहाँ पर उन्होंने बनाए। और अभी भी वहाँ पर काफ़ी शूटिंग्स वगैरह जो है वो चलती रहती हैं, मूवीज़ वगैरह की शूटिंग है जो वहाँ होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आज तक का कॉर्पोरेट हाउस भी वहीं पर है। स्टार्ट की अगर हम थोड़ी उनकी हिस्ट्री अगर देखें गुलशन जी की, तो 80s की बात है। गुलशन कुमार के जो पिता थे वो जूस की रेडी लगाते थे। जूस की रेडी वो लगाते थे दरियागंज में। दरियागंज के पास एक गुलचा सिनेमा था। गुलचा सिनेमा बहुत फेमस जो है वो सिनेमा था उस समय। तो वहाँ पे वो जूस की जो रेडी है वो लगाते थे और जो गुलशन कुमार हैं वो भी उसी दुकान पर, उसी रेडी पर वो बैठते थे
और जूस वगैरह का जो काम है वो करते थे, देखते थे, जूस वगैरह जो बेचते थे। धीरे धीरे उनके पिताजी ने जो है वो दुकान थोड़ी बढ़ाई, थोड़ी दुकान बड़ी की उन्होंने, और बड़ी करने के बाद वहाँ पर उन्होंने जो है वो कैसेट्स और टेप वगैरह जो है वो वहाँ पे रखी, वहाँ बेचना शुरू किया। रिपेयरिंग का काम भी उन्होंने जो है वो शुरू किया। काम वगैरह उनका बढ़िया सब चलता रहा, अच्छा काम था उनका। तो गुलशन कुमार जी ने ये सोचा कि क्यों ना कुछ सस्ती जो कैसेट्स हैं वो बनाई जाएं लोगों के लिए। उस समय जो कैसेट्स थी थोड़ी महंगी वो कैसेट्स मिलती थी। तो गुलशन कुमार जी ने डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाएंगे, म्यूज़िक इंडस्ट्री में वो पाँव रखेंगे और कैसेट्स का बिज़नेस वो करेंगे। धीरे धीरे उन्होंने ये स्टार्ट किया काम कैसेट्स बनाने का, और उसमें वो बिज़ी हो गए, काम करते करते वो बिज़ी हो गए, कैसेट्स बनाने में लग गए वो, कि किस तरह से सस्ती कैसेट्स जो है वो बनाई जाएं। और धीरे धीरे जैसे मैंने आपको बताया, पहला जो स्टूडियो उन्होंने बनाया था नोएडा में। तो जब कैसेट्स वो बना रहे थे, इस बिज़नेस में वो आए, जब उन्होंने स्टेप इन किया, तो 2 स्टूडियोज़ जो है वो नोएडा में उन्होंने वो वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पर 2 स्टूडियोज़ बनाए। बनाने के बाद जब सबसे पहले उन स्टूडियोज़ में जो रिकॉर्डिंग की उन्होंने, वो नोएडा की मैं बात कर रहा हूँ, तो धार्मिक जो गाने हैं वो उन्होंने सबसे पहले जो है वो स्टार्ट किए। जैसे हम जानते हैं कि गुलशन कुमार जी का नाम अगर हम लेते हैं तो हमारे दिमाग में जो छवि आती है, जो इमेज आती है, वो आती है कि भजनों की एक छवि आती है, क्योंकि जो स्टार्ट उनके करियर का था वो धार्मिक गानों से उन्होंने जो है वो स्टार्ट किया। और जो धार्मिक गाने बनाते थे उसमें लोकल जो सिंगर थे उनको वो मौका देते थे उनको, ताकि लाइफ में वो आगे ग्रो कर पाएँ। और उसके बाद कैसेट बनाते थे, उनसे गाना गवाते थे और कैसेट बनाते थे, और काफ़ी जो सस्ती कैसेट है वो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने एक गाने की कैसेट जो है, भजन की जो कैसेट है वो निकाली, तो लोगों को काफ़ी पसंद आई उनकी ये कैसेट्स, भजन वगैरह लोगों को काफ़ी अच्छी लगे, और सिंगर्स जो हैं वो भी उनको काफ़ी पसंद आए। और धीरे धीरे जो है वो सिंगर्स फेमस होते चले गए, उनके नाम जो है वो फेमस होते चले गए। और कैसेट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें कि कितना सस्ता जो कैसेट है वो गुलशन कुमार जी बनाते थे, काफ़ी सस्ता कैसेट वो बनाते थे। उस समय आम जो कैसेट है वो 25-30 रुपये का मिलता था, और अगर हम टी सीरीज़ की बात करें तो वो 10 रुपये का कैसेट जो है वो मार्केट में बेच रहे थे। तो इसको आप एक तरह का रेवोल्यूशन जो है वो समझ लीजिए कि गुलशन कुमार कैसेट इंडस्ट्री में लेकर आए थे। धीरे धीरे फिर उन्होंने भक्ति के जैसे जो गीत है, मैंने आपको बताया कि भक्ति के भजन वगैरह जो वो बनाते थे, धीरे धीरे उन्होंने जो है वो दूसरे जो गाने हैं वो भी बनाना शुरू किए। कुछ सिंगर जैसे मैंने बताया जो उनके साथ उस समय जिन्होंने स्टार्ट किया था वो भी पॉपुलर होने लग पड़े। जैसे अनुराधा पौडवाल जी हैं जो हैं, उनको लता जी से कंपेयर करने लगे लोग। सोनू निगम वो भी इन्हीं के लिए गाते थे, तो उनको उनकी आवाज़ जो है वो मोहम्मद रफ़ी से काफ़ी मिलती थी, तो उससे लोग उसको रिलेट करने लगे। कुमार सानू जी की आवाज़ जो है वो किशोर कुमार से रिलेट करने लगे, कुमार सानू जी भी टी सीरीज़ वहीं से निकले। और शब्बीर कुमार जी जो हैं वो भी यहीं से जो है ये निकले। तो धीरे धीरे जो है टी सीरीज़ का नाम जो है वो मार्केट में काफ़ी फैलने लगा, काफ़ी लोग उनको पसंद करने लगे, उनके जो सिंगर्स हैं उनको भी पसंद करने लगे। और क्योंकि सस्ती वो कैसेट्स बनाते थे तो इसलिए लोगों को वो भी एक था कि गरीब से गरीब लोग भी जो है वो उसको खरीद सकते हैं। उसके बाद जो है वो एक कैसेट आई। इसी बीच जो है गुलशन कुमार जी मुंबई शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि थोड़ा बिज़नेस भी उनका बढ़ रहा था। तो धार्मिक गानों को छोड़कर जैसे मैंने आपको बताया कि वो दूसरे में भी जो है फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड में भी वो ट्राई करना चाहते थे। मुंबई वो पहुँचे इसी काम से। उसी बीच एक एल्बम आई थी लाल दुपट्टा मलमल का, जो है बाद में इस पर जो है फिल्म भी बनी एक। और इसके जो गाने हैं सभी वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस हुए, गाने फेमस हुए। तो इसीलिए जो बाद में इस एल्बम को जो है वो इन्होंने एक आप बोलिए कि मूवी में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद इसी बीच जो है जैसे सिंगर्स को ये मौका देते थे, जैसे मैंने आपको बताया नए सिंगर्स थे, जैसे अनुराधा पौडवाल जी हो गई, कुमार सानू हो गए, शब्बीर हो गए,
सोनू निगम हो गए। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया गुलशन कुमार जी ने कि कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो थे उनको भी इन्होंने, जो नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे उनको भी, नए लोगों को इन्होंने चांस देना जो है वो शुरू किया और वो पॉपुलर भी होने लगे। उनमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स जिनको गुलशन कुमार जी ने चांस दिया था उनमें से एक थे नदीम श्रवण जी। दो हैं ये, नदीम अलग हैं और श्रवण जो है वो अलग है। ये जो है ये काफ़ी उस समय फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर जो थे ये हुए थे। इनको भी जो चांस है गुलशन कुमार जी ने ही दिया। नदीम जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनका, नदीम का जो नाम है वो मैं इसलिए बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, जो वीडियो में डाल रहा हूँ इसका जो थंबनेल है उसमें जो पहला फ़ोटो है वो नदीम जी का है। नदीम जी का इस केस से जो है बहुत गहरा रिलेशन है। उनकी जो डेथ हुई गुलशन कुमार जी की उसमें नदीम का बहुत बड़ा रोल है। उनका हाथ भी जो है वो माना जाता है गुलशन कुमार की डेथ में। धीरे धीरे जैसे मैंने आपको बताया कि बिज़नेस उनका बढ़ा और फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड की मैं बात कर रहा था, बॉलीवुड में वो धीरे धीरे पहुँचे। 90s की अगर हम बात करें, 95, 96 और 97 में जो टोटल म्यूज़िक इंडस्ट्री का शेयर था, 100% का जो शेयर था उसमें से 65% जो था, 65% जो शेयर था वो टी सीरीज़ कंपनी का था और बाकी जो 35% बच गया वो टिप्स कंपनी का था, सारेगामा कंपनी जो है और वगैरह वगैरह कुछ कंपनीज थी। तो 35% जो शेयर था वो इन कंपनीज का था और 65% जो शेयर अकेला जो था वो टी सीरीज़ का हो चुका था। 95, 96 और 97 की हम बात करें उस समय तक जो है टी सीरीज़ और गुलशन कुमार एक बहुत बड़ा जो नाम है वो बन चुके थे। अगर हम टर्नओवर की बात करें, प्रॉफिट की बात करें तो 350 करोड़ जो है वो उनका प्रॉफिट था उस समय टी सीरीज़ का। काफ़ी बड़ा प्रॉफिट था उस समय की बात मैं करूं अगर तो। और ज़्यादातर जो म्यूज़िक के राइट्स होते हैं वो टी सीरीज़ को मिलने लगे। म्यूज़िक राइट्स का मतलब है कि अगर कोई भी फिल्म बनती है या कोई एल्बम वगैरह कोई बनती है तो उसके प्रमोशन के लिए जो है वो टी सीरीज़ को वो दिया जाता। तो ज़्यादातर जो राइट्स थे, म्यूज़िक जो राइट्स थे, फिल्म म्यूज़िक के जो राइट्स थे वो टी सीरीज़ को मिलने लगे। टर्नओवर जैसे मैंने आपको बता दिया उस समय कोई 350 करोड़ का उनका टर्नओवर था और 65% जो मार्केट थी वो टी सीरीज़ ने जो है उस पर हक अपना जमा लिया। उसके बाद एक मूवी आई थी, बहुत फेमस मूवी थी। ये भी पहले जो मूवी थी ये पहले एक एल्बम बनाई गई थी। आशिकी जो मूवी है उसके गाने आज तक आप लोग सुनते हैं, बहुत फेमस गाने हैं। तो पहले जो है ये एक एल्बम बनाई गई, लेकिन जब गाने इसके जब देखे गए, इसका म्यूज़िक जो दिया था वो नदीम श्रवण जी ने दिया था। नदीम और श्रवण दोनों ने मिलकर इसका म्यूज़िक दिया और जब देखा कि इसके जो गाने हैं वो बहुत अच्छे हैं तो इसको एल्बम से हटाकर इसको जो है वो फिल्म एक बनाया गया जिसमें राहुल रॉय जो थे लीडिंग रोल थे। आप सब जानते हैं उस फिल्म को। उसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो नदीम श्रवण जी थे और इस फिल्म के बाद जो है ये नदीम श्रवण जो है ये दोनों म्यूज़िक डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा जो है ये फेमस हो गए। काफ़ी फिल्में भी जो हैं इन लोगों ने की। इस फिल्म के बाद जैसे एक सुभाष घई की फ़िल्म थी प्रदेश, वो भी इन्होंने की। साजन फिल्म जो है वो भी, उसके भी जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो नदीम श्रवण जी रहे। तो इनको जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गुलशन कुमार जी की वजह से, जो टी सीरीज़ की वजह से इनको पॉपुलैरिटी मिली और फिल्म फेयर अवार्ड भी इनको काफ़ी इन फिल्मों के लिए दिए गए। तो इन सब बातों से मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नदीम और श्रवण थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके थे गुलशन कुमार जी की वजह से और टी सीरीज़ की वजह से। सब कुछ जो है वो स्मूथ चल रहा था। टी सीरीज़ बढ़िया काम कर रही थी, गुलशन कुमार बढ़िया काम कर रहे थे, नदीम श्रवण जी भी जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। फिर बीच में क्या हुआ, नदीम श्रवण और गुलशन कुमार के बीच में कुछ क्लैश होना शुरू हो गया, बनना जो है अनबन होना शुरू हो गई। उनके बीच में बिगड़ना बातें जो है वो शुरू हो गई। वो क्यों बिगड़ी वो थोड़ा आपको बता देता हूँ कि नदीम श्रवण और गुलशन कुमार के बीच में क्यों जो है वो बातें बिगड़ी। नदीम श्रवण ने एक एल्बम निकाली थी हाय ज़िंदगी। उस हाय ज़िंदगी में 2 या 3 गाने नदीम ने गाए थे
और नदीम की जो वॉइस थी, जो आवाज़ थी, वो इतनी बढ़िया नहीं थी, क्योंकि हर चीज़ में आप परफेक्ट नहीं हो सकते। नदीम जो था वो म्यूज़िक बनाता था, म्यूज़िक डायरेक्टर था वो, तो उसने गाने उसमें गाए हाई ज़िंदगी में, तो वो गाने जो है वो आवाज़ उनकी जो है वो इतनी अच्छी थी नहीं। लेकिन उसके बावजूद जो है वो गुलशन कुमार जी ने टी सीरीज़ से उनको प्रमोट किया, हाई ज़िंदगी के जो 2-3 गाने थे उनको प्रमोट किया। लेकिन प्रमोट करने के बावजूद जो है लोगों ने उसको जो है वो पसंद नहीं किया। वो जो गाने हैं वो पसंद नहीं किए गए नदीम ने जो गाए थे, और वो गाने बुरी तरह से पिट गए। लेकिन उसके बाद भी जो नदीम है वो गुलशन कुमार को बोलते रहे कि जो बाकी उनके गाने हैं वो भी आप प्रमोट कीजिए। लेकिन क्योंकि गुलशन कुमार जो है वो देख चुके थे कि पहले के जो 2-3 गाने हैं वो बहुत बड़ा फेलियर रहे हैं, लोगों का रिस्पांस है वो अच्छा नहीं मिला, तो उन्होंने बाकी गाने जो हैं वो प्रमोट करने से मना कर दिया। और जैसे मैंने आपको बताया कि नदीम श्रवण जी जो थे वो दोनों जो म्यूज़िक डायरेक्टर उस समय तक काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुके थे, काफ़ी फिल्म फेयर अवार्ड भी उनको मिल गए थे, और साजन जैसी मूवी हो गई, परदेश हो गई, आशिकी जैसी मूवी, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस्टेब्लिश हो गए थे और हिट हो गए। और शुरुआत में भी मैंने आपको बताया कि गुलशन कुमार जो है वो नए लोगों को ज़्यादा चांस देते हैं, और जैसे ही वो लोग हिट हो जाते हैं तो उसके बाद वो उनको छोड़ देते हैं और वो अपना काम जो है वो नए लोगों के साथ फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो गुलशन कुमार जी ने नदीम श्रवण के साथ भी यही किया, क्योंकि काफ़ी वो हिट जो है वो हो गए थे, तो उन्होंने भी जो है वो उनके साथ काम जो है वो करना बंद कर दिया। कुछ एक नई फिल्में भी गुलशन कुमार ने बनाई, प्रोड्यूस की, लेकिन उनमें भी जो मौका है म्यूज़िक का वो नदीम श्रवण जी को ना देकर नए लोगों को उन्होंने गुलशन कुमार जी ने मौका दिया, क्योंकि वो उनका रूल्स थे, वो उनके प्रिंसिपल्स थे, वो सभी के साथ ऐसा करते थे। लेकिन जो एक बात थी नदीम के दिमाग में वो घर कर गई थी, वो बात ये थी कि गुलशन कुमार ने जो है वो उनके गाने जो पहले 2-3 पिट गए थे, उसके बाद जो बाकी गाने थे उनको प्रमोट करने से मना कर दिया था। और दूसरी चीज़ की जो नए उनके प्रोजेक्ट्स थे गुलशन कुमार के, उसमें वो नदीम श्रवण को म्यूज़िक डायरेक्टर का मौका, डायरेक्शन का मौका नहीं दे रहे थे, वो नए लोगों को चांस दे रहे थे। ये कुछ बातें थी जो नदीम के दिमाग में चल रही थी, दिमाग में तो बातें घर कर गई थी। तो नदीम ने जो है वो, नदीम को ये लग रहा था अंदर ही अंदर से कि जो गुलशन कुमार हैं वो उनका कैरियर तबाह कर देना चाहते हैं, ये नदीम सोचता था, क्योंकि उनके गाने वो प्रमोट नहीं कर रहे थे गुलशन कुमार जी, और नई फिल्मों में भी उनको मौका नहीं दे रहे थे। उनके दिमाग में ये बैठ गया, नदीम के दिमाग में, कि गुलशन कुमार जो है वो उनका कैरियर तबाह करना चाहते हैं, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। ये उनका गुलशन कुमार जी का नेचर था, वो सभी के साथ ऐसे करते हैं। गुलशन कुमार जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही एक फेमस नाम जो है एक इंडस्ट्री में हो चुका था। टी सीरीज़ जो है वो काफ़ी जो है वो नाम कमा चुकी थी उस समय तक, शेयर उनका 65% था, और पैसे भी जो है वो कंपनी बढ़िया कमा रही थी। एक दिन जो है वो गुलशन कुमार को अंडरवर्ल्ड से कॉल आती है एक्सटॉर्शन मनी के लिए, और उस समय जो है ये बड़े कॉमन बात थी। अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं वो फिल्म स्टार्स को, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को जो है वो इस तरह के फ़ोन जो है वो करते थे, और जो पैसे वगैरह हैं वो उनसे लेते थे, वो सिक्योरिटी के जो पैसे हैं। तो एक कॉल जो है वो गुलशन कुमार को भी आई एक दिन, और वो जो कॉल आई गुलशन कुमार को, वो कॉल की थी अबू सलेम ने। अबू सलेम को आप सब जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम के बहुत ख़ास आदमी थे वो, और उन्होंने जो है वो कॉल की, अबू सलेम ने कॉल की, और कुछ पैसे जो हैं वो उनसे मांगे। ये 1996 की बात है, 1996 के करीब ये बात है, और कुछ पैसे गुलशन कुमार से मांगे गए, कुछ करोड़ पैसे थे। ये रिकॉर्ड में है नहीं, पर जब बाद में ये पता चला तो फिर ये सब चीज़ें बाहर निकल के आई पुलिस के इंटरोगेशन में। पहली जो बार अबू सलेम ने पैसे मांगे थे, तो वो जो है वो गुलशन कुमार ने उनको दे दिए, अबू सलेम को दे दिए। कुछ करोड़ एक थे, वो कितने थे वो रिकॉर्ड्स में नहीं है, लेकिन दिए थे। अब क्योंकि
गुलशन कुमार और नदीम के बीच में जो है वो क्लैश चल रहा था। नदीम के दिमाग में कुछ नेगेटिव बातें जो हैं वो घर कर गई थी। अब नदीम जो है उसके अंडरवर्ल्ड में जो अबू सलेम था उसके साथ कुछ उसके रिलेशन थे नदीम के, अबू सलेम के साथ, और एक और था आनिश अब्राहम। आनिश अब्राहम जो है वो दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई है। तो आनिश अब्राहम और अबू सलेम के साथ जो है वो नदीम के कुछ रिलेशन थे। तो नदीम जो है वो अबू सलेम को फ़ोन करता है और बताता है कि जो गुलशन कुमार है वो उनके साथ ऐसा ऐसा कर रहा है, उनके गाने प्रमोट नहीं कर रहा, उनके जो म्यूज़िक राइट्स हैं वो भी नहीं ले रहा है। तो ये सब बातें जो हैं नदीम ने अबू सलेम को बताई। उसके बाद अबू सलेम जो है वो फिर से एक बार कुछ टाइम के बाद गुलशन कुमार को फिर से जो है वो कॉल करता है एक्सटॉर्शन मनी के लिए, डराने के लिए, और इस बार जो है वो 10 करोड़ मांगता है। सेकंड इंस्टॉलमेंट समझ लीजिए आप इसको। पहली जो है वो कुछ मांगी थी, कुछ करोड़ थी, वो दे दी थी गुलशन कुमार ने, लेकिन दूसरी बार जब नदीम बोलता है उसको अबू सलेम को तो फिर वो पैसे मांगता है 10 करोड़। तो अबू सलेम कॉल करता है और 10 करोड़ की मांग जो है वो उससे करता है। करने के बाद फ़ोन रख देता है वो, और रखने के बाद गुलशन कुमार भी जो है वो इग्नोर कर देता है बात को, इतना सीरियसली जो है बात को नहीं लेता, और सब नॉर्मल जो है वो चलता रहता है। लेकिन पैसे जो है वो गुलशन कुमार नहीं देता अबू सलेम को दूसरी बार जब वो कॉल करता। फिर उसके बाद 5 अगस्त 1997 को, 5 अगस्त 1997 को जो है अबू सलेम फिर से गुलशन कुमार को जो है वो कॉल करता है। कॉल कर कर धमकाता है कि तुमने जो है वो ना मुझे पैसे दिए हैं और तुमने पुलिस को भी नहीं बताया, इसका मतलब तुम इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हो। तो इसका मतलब जो है वो तुम सीरियस नहीं हो। तो धमकाता है वो फिर से। 5 अगस्त 1997 की जो बात है तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो वो गुलशन कुमार को धमकाता है कि पैसे तुम क्यों नहीं दे रहे हो, और पुलिस के पास भी नहीं गए हो, इसका मतलब तुम जो है वो सीरियस नहीं। फिर अबू सलेम एक बात और बोलता है गुलशन कुमार को, 5 अगस्त की बात है उसी दिन, कि जो नदीम है, नदीम की बात वो कर देता है कि नदीम के गाने तुम प्रमोट करो, क्यों नहीं कर रहे हो, और उसके जो म्यूज़िक राइट्स हैं वो भी तुम लो और उसको प्रमोट करो, और उसको नई जो फिल्में हैं उसमें भी उसको तुम जो है वो चांस दो। ये सारी जो बातें हैं ये ऑन रिकॉर्ड हैं, क्योंकि जब 5 अगस्त 1997 को जब ये फ़ोन आया था गुलशन कुमार को, तो उस समय जो गुलशन कुमार के भाई थे किशन कुमार को गुलशन कुमार ने ये बात बताई थी उसी दिन कि ऐसे ऐसे जो है वो मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं। तो ये बात जो है किशन कुमार ने अपनी पुलिस की स्टेटमेंट में बताई थी। तो जो गुलशन कुमार हैं वो थोड़े टेंस हो जाते हैं इस फ़ोन के बाद, क्योंकि इस फ़ोन में उनको धमकाया जाता है काफ़ी। और टेंस होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने भाई जो है किशन कुमार से इस बारे में बात करते हैं, और किशन कुमार जो है वो उनको राय देते हैं कि पुलिस को आप बताइए ये बात। लेकिन गुलशन कुमार जो है वो डर गए होते हैं और वो बोलते हैं कि ये लोग जो है ये बहुत डेंजरस होते हैं, तो ये बात पुलिस को अगर हम बताएंगे तो ये उनकी जो जान को है वो खतरा हो सकता है। तो इसलिए वो गुलशन कुमार फिर भी पुलिस के पास जो है वो नहीं जाते हैं, और किसी से भी इस बात का जो जिक्र है वो नहीं करते हैं, सिर्फ अपने भाई से जो है वो जिक्र करते हैं। फिर 3 दिन बाद जो है 8 अगस्त 1997 को अबू सलेम जो है वो फिर से कॉल करता है 8 अगस्त को। और 8 अगस्त को कॉल करने के बाद गुलशन कुमार को जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो धमकाता है और बोलता है कि अगर इसके बाद अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो अब अपनी जान के आप जो है वो खुद जिम्मेवार होंगे। बहुत ख़तरनाक तरीके से उनको धमकाता है। उस समय जब ये 8 अगस्त की जब मैं बात कर रहा हूँ, जब गुलशन कुमार को ये फ़ोन आता है अबू सलेम से, तो ये बात जो सारी है ये किशन कुमार सुन रहा होता है ये सारी बात। फिर वो नदीम की बात करता है 8 अगस्त को, फिर करता है कि नदीम की जो है
फिल्म राइट्स तुम ले लो वापस, और उनको प्रमोट करो, और उसके जो गाने हैं उसको भी प्रमोट करो। तो ये सारी बातें जो हैं वो फिर से 8 अगस्त को करता है, लेकिन 8 अगस्त को थोड़ा वो गुस्से से जो है वो धमकाता है गुलशन कुमार। लेकिन गुलशन कुमार बोलते हैं उनको कि जो नदीम है, नदीम की आवाज़ जो है वो अच्छी नहीं है, और वो सारी कहानी बताते हैं कि पहले उन्होंने प्रमोट किए थे उनके 2-3 गाने, तो रिस्पांस उनको अच्छा नहीं मिला और वो फ्लॉप हो गए, पिट गए बुरी तरह से। और क्योंकि उनको और भी काम है, नए लोगों को चांस देना है, तो इसलिए वो नदीम और शरबन को जो है वो काम जो है वो नहीं दे रहे। ये सारी बातें उनके बीच में अबू सलेम और गुलशन कुमार की होती है। उसके बाद जो है ये सब बोलने के लिए बोलता है अबू सलेम, लेकिन गुलशन कुमार जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा डरते भी हैं। उनको थोड़ा डर होता है कि ये जो लोग हैं बहुत ख़तरनाक हैं, और फिर वो अपने भाई से बात करते हैं, किशन जी से। किशन जी उनको फिर वही राय देते हैं कि पुलिस को आप बताइए, लेकिन गुलशन कुमार जी जो है वो पुलिस को नहीं बताते हैं, इन्फॉर्म नहीं करते हैं। और नॉर्मल जो है वो फिर 1-2 दिन उनका निकलता है इसी बात में सोचते सोचते। फिर जो बात है वो है 12 अगस्त 1997 की, 12 अगस्त 1997 को, जो जहाँ रहते थे गुलशन कुमार जी मुंबई में, वहाँ पे जुहू में वो रहते थे, जुहू में उनका बंगला था। तो जुहू के सामने एक जो है वो स्लम एरिया था, और उस स्लम एरिया में एक छोटा टेंपल था, एक मंदिर था। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आपको बताया भी मैंने कहानी में कि गुलशन कुमार जी जो है वो बहुत एक धार्मिक इंसान थे, बहुत पूजा पाठी वो थे। उनके घर के सामने जुहू जो बंगला, वहीं पे एक सामने एक स्लम एरिया था, और वहाँ एक छोटा मंदिर था। तो मंदिर में वो 1-2 बार गए, तो वहाँ पर जो है उनका वो मन लग गया, भगवान के प्रति एक जो झुकाव है वो था उनका। तो वहाँ उन्होंने फिर काफ़ी पैसे वगैरह जो वो खर्चे, और मार्बल वगैरह डलवा के जो है वो मंदिर को बहुत ही अच्छा जो है मंदिर उन्होंने वहाँ पर बनाया। और वहाँ वो जाते थे बार बार, काफ़ी टाइम वो जाते थे, तो बहुत बार वहाँ जाते थे। तो लोग जो हैं उनसे अटैचमेंट उनकी हो गई थी, वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि स्लम एरिया था, सब पास पास जब रहते थे। तो गुलशन कुमार जब वहाँ जाते थे तो लोगों से भी बात वगैरह उनकी होती थी, एक अटैचमेंट उनके बीच में जो है वो बन गई थी। और जब भी गुलशन कुमार जी मुंबई आते थे तो 2 टाइम वो उस मंदिर में जाते थे, एक बार सुबह जाते थे, एक बार शाम को जाते थे। कोई टाइम नहीं था उनका, सुबह की इतने बजे ही जाएंगे और शाम को इतने बजे ही जाएंगे, लेकिन वो जब भी उनको टाइम मिलता था, सुबह एक बार जाते थे पूजा करने उस मंदिर में, और एक बार जो है वो शाम को वो वहाँ जाते थे पूजा के लिए। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि 12 अगस्त की जो बात है, 12 अगस्त 1997 की बात है, 1997 की। वो सुबह 10:10 पर अपने घर से निकलते हैं गुलशन कुमार जी, जुहू वाला जो बंगला है वहाँ से, और उस टेंपल की तरफ जो है वो जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो पूजा पाठ वगैरह जो भी है अपना वो करते हैं उस मंदिर में जाकर, और 10:40 पर जो है वो उस मंदिर से बाहर निकलते हैं। और जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकलते हैं और अपनी कार की तरफ वो बढ़ते हैं, वहाँ वो देखते हैं कि 3 आदमी जो है वहाँ खड़े होते हैं। उन 3 आदमियों में एक आदमी जो है वो काफ़ी, उसके लंबे लंबे जो है वो बाल होते हैं। तो जो लंबे बाल वाला आदमी है वो गुलशन कुमार के पास आता है। गुलशन कुमार जो है वो अपनी कार की तरफ बढ़ रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते ही वो आदमी जो है वो एक आता है उनके पास, लंबे बालों वाला, और उनको बोलता है कि पूजा पाठ बहुत हो गई और अब ऊपर जाने का जो टाइम है वो तुम्हारा आ गया। ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं, वहाँ पे जो लोग हैं, पुलिस ने, वहाँ के लोगों ने जो है वो पुलिस को ये स्टेटमेंट दी है जब इन्वेस्टिगेशन हुई बाद में इसकी। तो वो लंबे वाला जो आदमी है वो बोलता है कि पूजा पाठ बहुत हो गई, अब ऊपर जाकर सब कुछ कर। तब अपना वो पिस्टल निकालता है और गुलशन कुमार को शूट कर देता है। पहला जो बुलेट है वो गुलशन कुमार के सर में लगता है। लगने के बाद वो गिर जाते हैं नीचे और थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ी बहुत जो उनमें हिम्मत होती है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जो बाकी के 2 आदमी हैं वो आगे से आते हैं और वो भी जो है वो गुलशन कुमार को शूट करना
शुरू कर देते हैं, गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ड्राइवर जो है गाड़ी का वो कोशिश करता है बीच में आने की और गुलशन कुमार को बचाने की, लेकिन जब तक वो पहुंचता है वहाँ तक 16 जो गोलियां हैं, 16 बुलेट जो हैं वो गुलशन कुमार को मार दिए होते हैं उन्होंने। और ड्राइवर जैसे ही पहुंचने की कोशिश करता है तो वो उसके ऊपर भी फायरिंग होती है और ड्राइवर भी नीचे गिर जाता है, वो भी जो है वो घायल हो जाता है वहाँ पर, जो ड्राइवर होता है गुलशन कुमार जी का। 16 जो बुलेट्स हैं वो गुलशन कुमार के ऊपर फायर किए जाते हैं। उसके बाद जो तीनों आदमी हैं वो वहाँ से दौड़ते हैं, भागते हैं और सामने एक टैक्सी होती है, टैक्सी के अंदर एक ड्राइवर होता है, एक नॉर्मल टैक्सी है, वो पैदल वो आए होते हैं वहाँ पर। जो तीनों आदमी थे वो पैदल आए होते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं था, वो ना उनके पास कोई गाड़ी थी ना कोई मोटरसाइकिल, वो कुछ नहीं था, वो पैदल वहाँ पहुँचे थे। और कत्ल करने के बाद, गोली मारने के बाद वो वहाँ से निकलते हैं, भागते हैं और रोड पे पास भी एक टैक्सी होती है, टैक्सी ड्राइवर को बाहर निकालते हैं और टैक्सी ड्राइवर भी आगे से कुछ नहीं बोलता क्योंकि उनके हाथ में बंदूकें वगैरह होती हैं, तो टैक्सी ड्राइवर जो है वो डर जाता है। तो तीनों जो है वो उस कार में बैठते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो गुलशन कुमार को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और डॉक्टर्स उनको ब्रॉड डेड बोलते हैं। ब्रॉड डेड मीन्स जब उनको लाया गया उससे पहले ही उनकी जो मौत है वो हो चुकी होती है। फिर उसके बाद जो पुलिस है वो स्टेटमेंट लेती है ड्राइवर का, लोगों का, और जो उनके पड़ोसी वगैरह हैं उन सबका स्टेटमेंट लिया जाता है। तब तक जो है उनकी जो न्यूज़ है गुलशन कुमार की वो एक हवा की तरह फैल जाती है, क्योंकि बहुत फेमस वो पर्सनैलिटी थी। तो लोगों को जो है वो पता चल जाता है कि गुलशन कुमार की जो हत्या वो कर दी गई है गोली मार कर। उस समय होम मिनिस्टर जो थे मुंबई के, मुंडा साहब, वो भी ये बोलते हैं, उनका भी एक बयान आता है, वो भी ये बोलते हैं कि गुलशन कुमार जी जो है वो उन्होंने हमसे कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनकी मौत को जो है वो ख़तरा है, उन पर जो है अंडरवर्ल्ड से धमकियाँ आ रही हैं, अगर हमें बताते तो इसके ऊपर हम एक्शंस वगैरह जो है वो ले सकते थे। ये बयान भी देते हैं मुंडे जी जो उस समय होम मिनिस्टर थे। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया उनका जो शरीर है, पार्थिव शरीर, उनको मुंबई से सुबह उनकी डेथ होती है और उसके बाद उनको मुंबई से दिल्ली लाया जाता है। और दिल्ली एयरपोर्ट, जैसे आपको पहले भी मैंने बताया, वहाँ पर काफ़ी जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं वो पहुँच गई होती हैं और उनका जो अंतिम संस्कार है वो वहाँ पर किया जाता है दिल्ली में। अब इस सारी जो सिलसिला ये हुआ, ये सारा जो कांड हो गया, गुलशन कुमार जी की डेथ हो गई, तो इस बीच जो नदीम था वो कहाँ था? नदीम उस समय जो है वो मिसिंग था, वो गायब था। नदीम अगर उसका इसके पीछे हाथ नहीं होता तो, क्योंकि नदीम को, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि नदीम जो श्रवण दोनों जो थे, उनको स्टैंड करने वाले, उनको बनाने वाले जो है वो गुलशन कुमार थे। उनको जो मौका दिया वो गुलशन कुमार ने दिया था। तो उनका जो क्रिमिनेशन हुआ गुलशन कुमार जी का, जब अंतिम संस्कार हुआ तो तब भी जो है वो नदीम वहाँ पर नहीं पहुँचा। तो वो जो है वो कहाँ था? वो वहाँ पर जो है वो गायब था। और कुछ जो शक की बातें हैं वो नदीम की तरफ जाती हैं, वो ये जाती हैं कि 5 अगस्त और 8 अगस्त को जो अबू सलेम ने फ़ोन किया था गुलशन कुमार को, उसमें भी नदीम का नाम लिया गया। नदीम को जो है वो काम ना देने की वजह से, उसके गाने ना प्रमोट करने की वजह से, एक तरीके से वो धमकी जो है वो गुलशन कुमार को अबू सलेम ने दी थी। पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 12 अगस्त को जैसे उनकी वो डेथ वो हुई थी, 16 अगस्त को जो पुलिस है वो 2 लोगों को अरेस्ट करती है। अबू सलेम के गैंग के वो 2 लोग थे, उन 2 लोगों का नाम था जावेद और रफ़ीक। 16 अगस्त की ये बात है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो 2 आदमी उनके हाथ लगते हैं 16 अगस्त को। जावेद और रफ़ीक, ये दोनों के दोनों जो हैं ये अबू सलेम के गैंग के आदमी हैं। अब पुलिस जो है इनसे इन्वेस्टिगेशन करती है, पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जो है वो कुछ शॉकिंग जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। वो क्या आती हैं वो बताते हैं दोनों अपने बयान में कि मई 1997 में उनकी मौत से पहले
दो तीन महीने पहले दुबई में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में 3 लोग जो है वो शामिल थे। एक अनीश अब्राहम, जैसे मैंने आपको बताया, जो दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई था। अनीश अब्राहम और अबू सलेम और कयूम जो है, ये अबू सलेम का काफ़ी ख़ास आदमी था, काफ़ी क्लोज था उसके, अबू सलेम के लिए काम करता था। तो इन 3 लोगों के बीच में मई 1997 में एक मीटिंग हुई दुबई में। अनीश अब्राहम, अबू सलेम और कयूम के बीच में ये मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में जो है इन्होंने गुलशन कुमार के बारे में जो भी है वो डिस्कस किया कि वो पैसे नहीं दे रहा है। और नदीम के बारे में उन्होंने बताया कि नदीम को जो है वो प्रमोट नहीं कर रहा है, उनके गानों को प्रमोट नहीं कर रहा है, उसकी म्यूज़िक राइट्स को जो है वो प्रमोट नहीं कर रहा है। तो उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि जो गुलशन कुमार जी हैं उनकी हत्या की जाएगी। और वहीं से फिर उन्होंने जो है उनकी हत्या के लिए, गुलशन कुमार की हत्या के लिए 3 जो लोग हैं उनको हायर किया गया। 3 में से जो एक था, एक उसका नाम था दाऊद मर्चेंट, जो कि बहुत ही क्लोज था अबू सलेम के। जो 3 लोग जिन्होंने गुलशन कुमार पर अटैक किया था, 3 में से एक जो था उसका नाम था दाऊद मर्चेंट। उसको पुलिस ने पकड़ लिया था बाद में। पकड़ने के बाद जब पुलिस ने उससे इंक्वायरी की, जब पूछा, तो उसने भी जो है वो सेम जवाब दिया पहले वाला कि दुबई में मीटिंग हुई और वहाँ पे जो है डिसाइड किया गया कि गुलशन कुमार जी को जो है वो मारा जाएगा, उनकी जो हत्या है वो की जाएगी। ये बयान दिया। सलीम ने भी ये बयान दिया, दाऊद मर्चेंट। फिर जो पुलिस है, बाकी जो बचे हुए 2 लोग थे, जैसे 3 में से एक जो था वो दाऊद मर्चेंट, उसको पकड़ लिया, उसने भी वही बयान दिया दुबई वाला ही। 3 में से एक पकड़ लिया, पीछे 2 बचे। तो जो 2 थे उनको भी पुलिस ने बाद में पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद उनका जो जवाब आया, उनसे जब पूछताछ की गई, पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की उन 2 बाकी बचे लोगों से जिन्होंने गुलशन कुमार जी की हत्या की थी, तो उन्होंने बड़ा एक शॉकिंग जो बयान है वो दिया। उन्होंने बताया कि उनको गुलशन कुमार को मारने के बाद 25 लाख रुपए जो है वो दिए गए थे। वो 25 लाख दिए थे टिप्स कंपनी के जो ऑनर थे। टिप्स कंपनी का जो ऑनर था रमेश तुरानी जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में। काफ़ी सारी फिल्में भी वो प्रोड्यूस करते हैं और टिप्स के मालिक भी वो हैं। अभी जो रिसेंटली उनकी जो एक मूवी जो आई थी, जो रमेश तुरानी ने प्रोड्यूस की थी, अभी फ़िलहाल की बात, रेस 3, सलमान खान भी थे उसमें। तो रमेश तुरानी जो है वो उसके प्रोड्यूसर थे। तो वो जो 2 लोग हैं, जो 3 में से जो 2 थे, जिन्होंने, एक दाऊद मर्चेंट हो गया और बाकी जो 2 थे, उन्होंने ये बोला कि रमेश तुरानी जो है वो टिप्स कंपनी के जो मालिक हैं, उन्होंने उनको 25 लाख रुपए जो है वो दिया था गुलशन कुमार को मारने के बाद की बात है। तो इस तरह से जो है वो रमेश तुरानी का भी नाम आ गया। अब रमेश तुरानी जो है, जैसे बताया, टिप्स जो है म्यूज़िकल जो कंपनी है वो उसके मालिक थे। तो उनका एक मोटिव भी था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि टी सीरीज़ जो है बहुत बड़ा नाम था। 65% शेयर जो मार्केट में म्यूज़िक कंपनी का वो टी सीरीज़ का चल रहा था, और बाकी जो बचा कुचा वो 3-4 कंपनियां बांट रही थी। तो टिप्स कंपनी के पास जो मालिक थे उनके पास एक मोटिव भी था, और इसलिए जो मुंबई पुलिस है उन्होंने रमेश तुरानी को जो है अरेस्ट कर लिया। इस तरह से जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चलती रही। तो 3 लोग वो जो जिन्होंने मारा था गुलशन कुमार को, एक रमेश तुरानी, 4 हो गए, और उसके अलावा 15 जो लोग हैं और जो इस केस में रिलेटेड पाए गए, 19 टोटल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धीरे धीरे जो है इनके ऊपर जो केस है वो चलता रहा। जब केस चलता रहा उसके बाद 2001 में जो है इसका जो रिज़ल्ट है सेक्शन कोर्ट ने दिया, उन 19 में से सिर्फ एक आदमी को जो है वो सज़ा दी गई, और वो दी गई दाऊद मर्चेंट को। वो जो 3 आदमियों में से एक आदमी था जिसने कत्ल किया था, 3 में से एक जो दाऊद मर्चेंट था उसको उम्र कैद की सज़ा जो है वो सुनाई गई, और बाकी जो 18 थे उनको छोड़ दिया गया सबूतों की कमी की वजह से, मान लीजिए आप। तो वो 18 जो है वो छूट गए, और एक जो है दाऊद मर्चेंट, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है उम्र कैद की सज़ा उसको हो गई। अब
जो मेन जो हमने कहानी सुनी उसमें जो मेन जो दो लोग थे जो मेन इस प्लान के पीछे लग रहे हैं हमें, जहाँ उनका नाम भी बहुत बार आया, एक नदीम था और एक अबू सलेम। उनका क्या, वो भी बच गए, उनके ऊपर कोई केस नहीं चलाएगा। क्यों नहीं चलाएगा, थोड़ा आपको बता देता हूँ। नदीम जो है, नदीम की वाइफ जब गुलशन कुमार के ऊपर अटैक हुआ था, जब उनकी डेथ हुई, उस समय जो है नदीम की जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी और वो लंदन में थी। और उसी समय एक हैदराबाद में एक फिल्म फेयर का अवार्ड भी था, एक फंक्शन था हैदराबाद में। ये मैं बात कर रहा हूँ जब गुलशन कुमार की डेथ से पहले थोड़ा सा। तो वहाँ पर एक हैदराबाद में अवार्ड भी था, फंक्शन भी था, तो फिल्म फेयर अवार्ड था, और वाइफ जो थी नदीम की वो लंदन में थी। तो वहाँ पर भी जो फिल्म फेयर अवार्ड था, नदीम को और श्रवण को कोई अवार्ड वहाँ मिलना था, तो नदीम वहाँ भी नहीं पहुँचे। और जैसे ही डेथ हुई गुलशन कुमार की, वो इमीडिएटली उसी समय तुरंत जो है वो यूके लंदन वो चले गए, जहाँ पर उनकी जो वाइफ थी वहाँ डेथ के बाद, गुलशन कुमार की डेथ के बाद। अब पुलिस जो है वो पुलिस कहती है कि जो नदीम का जो पार्टनर है श्रवण, वो यहीं पर है, इंडिया में ही है, और सारा काम जो है नदीम का वो सारा इंडिया में है। तो वो वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो उसके ऊपर जो केस वो है जो चलाया जाएगा, क्योंकि चार्जशीट में उसका नाम था। लेकिन वो दिन हो गया और आज का दिन 2020 हो गया, नदीम जो है वो वापस नहीं लौटा। और इंडिया जो है, भारत ने काफ़ी ट्राई किया, काफ़ी कोशिश की कि जो नदीम है उसको यूके से वापस लाया जाए, संधि के जरिए, भारत यूके की जो संधि है उसके ज़रिए उसको वापस लाया जाए, उसके ऊपर केस चलाया जाए। लेकिन जब भारत ने वो सबूत यूके के कोर्ट में पेश किए, तो यूके का कोर्ट जो है वो कहता है कि बहुत ये कम सबूत हैं किसी को सज़ा देने के लिए, किसी के ऊपर केस चलाने के लिए। तो उन्होंने जो है वो नदीम को वहाँ से नहीं भेजा। और उसके बाद नदीम ने क्या किया, वहाँ पर यूके की जो है वो सिटीजनशिप ले ली। और सिटीजनशिप लेने के बाद नदीम जो है उसने दुबई में एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया परफ्यूम बनाने का। तो परफ्यूम का बिज़नेस जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में चलाता है, तो वो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहता है, तो दुबई में उसका मेन बिज़नेस है। सिटीजनशिप जो है वो उसने यूके की ले ली। तो ये हो गया नदीम का, कि नदीम भारत वापस आया नहीं, यूके गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, और उस पर जो केस है वो नहीं चल पाया। उसके बाद दूसरा जो है वो अबू सलेम का नाम भी देखिए चार्जशीट में था, लेकिन उस पर भी जो है वो केस नहीं चला पाए, क्योंकि जब अबू सलेम को पुर्तगाल से पकड़ा गया, पुर्तगाल से जब भारत लाया गया, तो उसमें भी जो संधि थी पुर्तगाल और भारत की, उसमें जो केसेस थे कि जिन केसेस के बिहाफ पर जो है वो मुकदमा चलाया जाएगा अबू सलेम के ऊपर, उसमें गुलशन कुमार जो डेथ है वो केस का मेंशन जो है वो नहीं किया गया था। तो जब मेंशन नहीं किया गया, तो संधि के मुताबिक जो है वो वाला केस जो है गुलशन कुमार डेथ वाला जो केस है वो आप उसके ऊपर और नहीं चला सकते। तो इस तरह से जो है वो अबू सलेम भी इसमें से निकल गया। तो इस ओवरऑल अगर हम डेथ में देखें गुलशन कुमार की, तो सिर्फ एक आदमी को जो है वो सज़ा हुई, और वो हुई दाऊद मर्चेंट को, उम्र कैद। लेकिन दाऊद मर्चेंट जो है उसको भी 2012 में जो है वो पेरोल पे जब उसको पेरोल मिला 2012 में, दाऊद मर्चेंट को, एक ही आदमी था जिसको इस गुलशन कुमार डेथ जो हुई, जो उनकी मौत हुई, उसमें सज़ा मिली। तो 2012 में जब पेरोल मिला दाऊद मर्चेंट को, तो वो वहाँ से भाग गया। भागने के बाद फिर पकड़ा भी गया, वो बॉर्डर पर, बांग्लादेश के बॉर्डर पर बीएसएफ ने उसको पकड़ लिया। और इसीलिए अभी तक अगर हम बात करें नदीम की, जो नदीम जो है उसके ऊपर कोई भी जो केस है वो नहीं चला है, क्योंकि वो भारत वापस नहीं लौटा। और कहते हैं कि नदीम को जो है वो दाऊद इब्राहिम जो है वो सिक्योरिटी भी वहाँ दे रहा है यूके में, और जहाँ भी वो जाता है उसको सिक्योरिटी दी जा रही है। उसकी काफ़ी ऑडियोज़ भी नेट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं,
जिसमें वो नदीम के बारे में बात कर रहा है कि नदीम को जो है वो कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जो दाऊद है वो नदीम को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो डी कंपनी है उसकी दाऊद को वो प्रोटेक्ट कर रही है। और ना ही जो अबू सलेम है ना उसके ऊपर केस चला, संधि के मुताबिक जो केस नहीं चल पाया। श्रवण जो है, श्रवण नदीम का जो पार्टनर था श्रवण, वो भी था उसमें, लेकिन वो क्लियर हो गया, उसके ऊपर उसके खिलाफ कोई सबूत जो है वो नहीं मिल पाए। और टिप्स जो है रमेश तुरानी टिप्स के जो ऑनर थे, उनके खिलाफ भी ना ज़्यादा सबूत ना होने के कारण उनको भी छोड़ना पड़ गया, तो वो भी क्लीन चिट में जो है वो बाहर निकले। तो इस तरह से अगर हम देखें तो गुलशन कुमार की जो मर्डर मिस्ट्री है, जो डेथ उनकी हुई, उसमें एक ही आदमी को जो है वो सज़ा हुई और काफ़ी जो बड़े बड़े नाम थे जो अंडरवर्ल्ड से भी रिलेटेड थे वो सब के सब जो है वो क्लियर हो गए, उनके ऊपर केस तक नहीं चला। फिल्म इंडस्ट्री जो है उसमें इस तरह की जो वाक़यात हैं ये होते रहते हैं, क्योंकि बहुत ही शोहरत, इसमें नाम और शोहरत बहुत मिलता है, पैसा इसमें बहुत है। लेकिन गुलशन कुमार जी जो हैं वो इसलिए डिफरेंट, इसलिए अलग थे, वो उनकी मौत जो है वो इसलिए ज़्यादा लोग याद करते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही सोशल आदमी थे, भगवान को मानने वाले आदमी थे, नए नए लोगों को वो मौका देते थे काम करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देते थे, और भगवान की सेवा वो बहुत करते थे, सोशल सर्विस भी बहुत करते थे, काफ़ी पैसा वो दान भी करते थे। तो इस तरह के व्यक्ति की जब हत्या होती है तो एक बहुत बड़ा जो धक्का है वो सिर्फ इंडस्ट्री को ही नहीं, पूरे विश्व को जो है, या पूरे हिंदुस्तान को तब बहुत बड़ा एक धक्का जो है वो लगा, उनकी जो डेथ है। उससे रिलेटेड जो लोग थे जिनके ऊपर केस चलाया जाना चाहिए था, जिनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो सज़ा उनको नहीं मिल पाई, तो ये सब चीज़ें जब सुनते हैं तो इससे थोड़ा दुख होता है। ये जो है ये कहानी थी आज की हमारी कि गुलशन कुमार जी जो हैं उनकी डेथ किस तरह से हुई और क्या क्या चीज़ें जो उसमें इन्वॉल्व थी, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ चीज़ें आप लोग जानते हैं, और होप करता हूँ कि कुछ ऐड भी मैंने किया होगा, आपकी नॉलेज में कुछ एडिशन जो है वो हुई होगी। तो ये थी आज की स्टोरी। अगली स्टोरी लेकर हम कल प्रस्तुत होंगे, और अगर आप कोई इस तरह की कोई स्टोरी अगर आप सुनना चाहते हैं, या इसके अलावा अगर आपका कोई फेवरेट कोई टॉपिक हो, या कुछ भी कोई कहानी, अगर कोई किस्से के बारे में अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो टिल देन मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को आप लाइक करें और शेयर भी कर दीजिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कुछ इम्प्रूवमेंट अगर मैं कर पाऊँ अपनी वीडियोस में तो उसको ज़रूर लिखें, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तब तक नमस्कार।